सो हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज काइनेमेटिक्स आपको बताता हूँ काइनेमेटिक्स होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखना है ना बच्चों। तो काफ़ी आसान ये भी होने वाला है। एक्चुअली में काइनेमेटिक्स ही यहाँ ऐसा टॉपिक है बच्चों, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल आना स्टार्ट होते हैं। आपके एग्ज़ाम में सवाल भी आते हैं इससे, और डायरेक्टली आते हैं और आपको करना चाहिए और आप कर भी लेंगे, है ना। तो काफ़ी आसान ये भी होता है बच्चों। चलिए आपको मैं बताता हूँ क्या है इसमें, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स यहाँ से अगर आप देखें ना, तो जो मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, जो भी मोशन स्टार्ट होता है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम यहीं से पढ़ते हैं। पीछे तो जो वेक्टर्स था, मैथमेटिकल टूल जो मैंने बताया था, वो सबका यूज़ अब देखेंगे आप कैसे यूज होता है ये सब, और आगे होता रहेगा, है ना। आगे भी होता रहेगा, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको काइनेमेटिक्स होता क्या है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स देखिए, यहाँ पे जो ये मतलब है ना बच्चों, यहाँ पे काइने और यहाँ पे है एक मैटिक्स। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। काइने का मतलब हो गया कि मोशन टाइप, मतलब मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और मैटिक्स का मतलब हो गया मोशन का मैथमेटिक्स, ऐसे करते हैं, है ना बच्चों। मतलब बेसिकली रेस्ट मोशन के बारे में हम बहुत वास्ट वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब रेस्ट चीज़ें क्या है, मोशन में कैसे चीज़ें हैं, आपको पता होगा जो रुका हुआ रेस्ट में और जो चल रहा है मोशन में। इतना आसान तो है। तो बच्चों इतना आसान है नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ काफ़ी एलोबरेट करके, और आपको सारा चीज़ें दिमाग में जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अब पता चला। क्लास 9th में तो रेस्ट मोशन पढ़ा था बस ऐसे ही, बट अब इसको पे बहुत वास्ट में देखना भी है, ठीक है। तो आज का मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ वो बच्चों काफ़ी आसान लूँगा, और बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सिर्फ देख लेते हैं। तो बच्चों जो ये काइनेमेटिक्स है, ये जो काइनेमेटिक्स है बच्चों, ये काइनेमेटिक्स है। तो इसमें अगर मैं आपको बता दूं, ये दोनों चीज़ों को कवर करता है। जो आपके बुक में भी चैप्टर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मोशन इन वन डायमेंशन लिखा होगा, मोशन इन वन डायमेंशन, वन डी वही, और यहाँ पे मोशन इन 2D लिखा होगा। यही आपको पढ़ना है बच्चों। यही दो टॉपिक्स होता है ना। मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं, मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। प्लेन मतलब बच्चों प्लेन सरफेस जिसमें 2D डायमेंशन होता है ना। पेज जो है आपका, पेज जो प्लेन है जिस पे आप लिख रहे हैं, वो भी 2D में है। हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो मोशन इन प्लेन भी बोला जाता है, या मोशन इन 2 डायमेंशन भी बोला जाता है। एक मोशन इन 3 डायमेंशन भी होता है, तो वो बच्चों अभी आपको देखना नहीं है। वो तो 3 डायमेंशन बस चीज़ें बस समझना होता है वहाँ पे, उससे उतना सवाल भी नहीं आता बच्चों आपके जेईई या नीट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1D पहले देख लेंगे, इसके बाद 2D देखेंगे, ठीक है। पहले 1D को हमें ख़त्म करना है। तो काइनेमेटिक्स में बच्चों हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन, ओके बच्चों, ठीक है। तो 1D देखना पड़ेगा। 1D का मतलब क्या हो गया, वन डायमेंशन मतलब डायमेंशन जो है एक डायमेंशन, वन मतलब एक सीधी लाइन में, जैसे है ना एक सीधी लाइन में। यहाँ पे बच्चों एक गाड़ी चल रहा है। अगर ये रोड सीधा है बच्चों, अगर ये रोड सीधा है तो ये सीधा ही कार चलता रहेगा, है ना। ये रोड सीधा है ना, मतलब स्ट्रेट लो रोड, तो ये बच्चों कार भी सीधा ही चलता रहेगा, है ना, सीधा ही चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपने समझ ही गए होंगे। और अगर मोशन इन 2D की बात करें, 2D की बात करें तो वो क्या होगा, जैसे एक शार्प टर्न आया रोड का, देखिए रोड का आपको पता है ना, ऐसे जा रहा था, ऐसे शार्प टर्न आ गया, ऐसे जा रहा था, ऐसे शार्प टर्न आ गया। यहाँ पे गाड़ी जा रहा था ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ पे शार्प टर्न लेना पड़ा ऐसे करके, है ना, मुड़ना पड़ा। तो मुड़ना पड़ा तो ये 1D 2D में आ गया ना बच्चों, ऐसे भी है ऐसे भी जा रहा है, तो 2D में हो गया, 2 डायमेंशन में हो गया, है ना। समझ रहे होंगे आप। पेज पे भी अगर आप बना सके ना तो बनाइए, आपको समझ में आएगा बच्चों, है ना। आसान है यार, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, तो इसी पे आगे हम देखते हैं। आज बस इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, ठीक है, समझना है बस, ओके। तो मोशन इन वन डायमेंशन जो मैंने आपको बताया, पहला हमारा यही चैप्टर होगा, और मोशन इन 2D अगला होगा जो कि मोशन इन प्लेन होगा। तो इसमें बच्चों मैं पहले बताऊंगा मोशन थी, पोजीशन क्या होता है, रेस्ट, और मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, पॉइंट मास और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, बिल्कुल आसान सा होने वाला है, लिखना नहीं है, कुछ लिखने वाला चीज़ ही नहीं आएगा अभी तक। पोजीशन क्या होता है बच्चों, पोजीशन क्या होता है, जैसे किसी पॉइंट का आपसे हम पोजीशन पूछें, अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप घर पे हैं, जहाँ हमको तो लगता है घर पे ही होंगे, तो घर से आपका स्कूल का पोजीशन क्या है, अगर मैं पूछूँ तो क्या बताइएगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपका घर से उस स्कूल का पोजीशन क्या है, तो क्या बताइएगा।
हम बताएंगे, हम सोचेंगे कि हम घर से कैसे कैसे निकलते हैं और स्कूल कैसे जाते हैं, है ना। हम तो यही सोचेंगे ना बच्चों, हम तो यही सोचेंगे कि घर से हम निकलते हैं फिर स्कूल कैसे कैसे जाते हैं, वो हमारा डायरेक्शन, मतलब हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो फिर हम बताएंगे कि ये हमारा स्कूल का पोजीशन है। तो जो आपने रास्ता बताया उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पे लिखेंगे और हम बाद में उसका पोजीशन बता पाएंगे। अरे समझ में। मान लेते हैं कि आपका स्कूल जो है ना यहाँ पे है, आपका घर जो है यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, आपका घर यहाँ पे है, आप ऐसे जाते हैं और फिर यहाँ से ऐसे स्कूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चौक आता है, चौक मतलब 4 साइड रोड है ना, 4 साइड रोड है, ठीक है, 4 साइड रोड है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आप मैप देखते हैं, हम ये जो आपको बता रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो इसको ईस्ट बोला जाता है, इसको वेस्ट बोला जाता है, इसको नॉर्थ बोला जाता है और इसको साउथ बोला जाता है। ये आपको हर जगह यूज होगा और ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है कि हम इसको ईस्ट लेते हैं, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मैप में ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, मैप में ऐसे ही लिया जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ईस्ट कौन सा वेस्ट कौन सा नॉर्थ होगा। ये बच्चों ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, है ना, ऐसा करके हम लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आगे यूज भी होता रहेगा। तो अगर आपने हमने आपसे पूछा कि आपका स्कूल का पोजीशन क्या है बच्चों, तो पोजीशन क्या बताएंगे, हम घर से किधर जा रहे हैं, वेस्ट की ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट ईस्ट यही है ना, तो हम ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे हम घर से ईस्ट की तरफ निकलते हैं, उसके बाद नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारा स्कूल मिल जाता है। अब हो सकता है ये दूरी कितना भी हो, ये मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर इधर चल रहे हो आप, 2 किलोमीटर इधर चल रहे हो और 3 किलोमीटर इधर चल रहे हो और आप अपना स्कूल आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि घर से निकलते हैं तो हम 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं, गोइंग 2 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर, एंड देन क्या मैं लिख रहा हूँ एंड देन 3 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ, है ना बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा, पहले 2 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट जाएंगे और फिर 3 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ जाएंगे तो हमारा स्कूल आ जाएगा। तो हमारा स्कूल का पोजीशन क्या हुआ, हम ऐसे बताते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, है ना, हम फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसे बताते हैं, है ना बच्चों। ये हो गया आपका स्कूल का पोजीशन, ठीक है। और अगर किसी का स्कूल, किसी का घर यहाँ पे है, मान लेते हैं कि आपका घर यहाँ पे है बॉय 1 का, और किसी का घर मान लेते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे किसी का घर है बॉय 2 का। बच्चों अगर मैं इससे पूछूं कि तुम्हारे घर से स्कूल का पोजीशन क्या है, तुम्हारे घर से स्कूल का पोजीशन क्या है, तो ये बोलेगा कि इसके इधर मान लेते हैं कि इधर ही कितना है, इधर ही 3 किलोमीटर ये भी है ना, तो बोलेगा कि मेरे घर से ये 6 किलोमीटर नॉर्थ में दूरी है। ये क्या बोलेगा, स्कूल इज सिचुएटेड 6 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से 6 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ है स्कूल हमारा, है ना। 6 किलोमीटर कैसे है, 3 किलोमीटर यहाँ तक और एक बाद 3 किलोमीटर यहाँ तक, तो 6 किलोमीटर दूरी हो गया मेरे घर से। तो इसके घर से तो 6 किलोमीटर दूरी हो गया डायरेक्ट नॉर्थ में, इसके घर से 2 किलोमीटर ईस्ट में, फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ में। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कूल तो वहीं का वहीं है, स्कूल तो वहीं का वहीं है, लेकिन हमारे घर का पोजीशन से पता चल रहा है कि कभी हमको इधर जाना पड़ रहा है, मतलब पोजीशन इसका फिक्स है, बट इसको डायरेक्शन अलग अलग मिल रहा है। हम इधर से इधर जा रहे हैं, कभी हम इधर से इधर जा रहे हैं, किसी का घर यहाँ होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे रास्ता होगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, बहुत तरीका का बच्चों यहाँ पे रास्ता बन रहा है। तो इसका मतलब पोजीशन बताना है तो किसी एक फिक्स्ड पोजीशन का, हम किसी फिक्स्ड जो प्लेस है उसका पोजीशन बताते हैं, लेकिन ये जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, बस यही बताना था, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं और क्या है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, अच्छा बच्चों, रेस्ट और मोशन तो आप बिल्कुल पढ़े होंगे, ये तो सब लोग जानते हैं, रेस्ट मतलब रुका हुआ और मोशन मतलब चल रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है रियलिटी में। अभी तक आप गलत पढ़ते आ रहे हैं, हो सकता है हो सकता है कि आप अभी तक गलत ही पढ़ते आ रहे हो, तो मैं सही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है,
एक आदमी यहाँ पे ऐसे करके खड़ा है बच्चों, ठीक है। और एक आपकी सुंदर सी मित्र जो है, आपकी सुंदर सी मित्र हैं, वो भी यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। जो भी आपके मित्र होंगे, उनसे आप महिला मित्र होंगे, उनको आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे करके ये खड़ी हैं और आप इधर खड़े हैं। तो आप बोलिएगा बच्चों कि हमारी जो दोस्त हैं वो क्या है, वो रेस्ट में यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ये ग्राउंड है बच्चों। ये ग्राउंड पे हम खड़े हैं और हमारी मित्र भी खड़ी हैं, साथ में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, हम दोनों रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे हैं और ये भी रेस्ट पे हैं। ठीक है, आपने सही बोला। ओके बच्चों, आपने तो सही बोला। लेकिन अगर ये कोई गाड़ी हो, ये कोई मान लेते हैं कि बस है ना, ये कोई बस है, बस इधर जा रहा है, और बस इधर जा रहा है बच्चों, ठीक है, बस इधर जा रहा है और इसमें आप बैठे हों, आप यहाँ पे बैठे हों ऐसे, और आपकी महिला मित्र भी यहीं पे ऐसे करके बैठी हो, आप इसमें भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आप बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों को क्या लगेगा कि हम दोनों चल रहे हैं, हम दोनों मोशन कर रहे हैं। और एक आपका दोस्त है जो आपको देख रहा है यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है, ठीक है बच्चों, ये आपका एक दोस्त है, आपको यहाँ से देख रहा है, कह रहा है कि वाह मेरे दोस्त, क्या मस्त ज़िंदगी है तुम्हारा। पूरा बातें निकल रही है और आप आराम से अपनी बस में चल रहे हो। वो आपको यहाँ से गाली भी दे रहा होगा, हो सकता है। तो ये आपका दोस्त है, जो भी आपका दोस्त का नाम हो, आपका दोस्त का नाम है पिंटू, है ना। और आप तो भाई बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड पे देखूँ तो ग्राउंड पे आप और आपकी महिला मित्र दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों बस में चले गए और बस इधर जा रहा है और ये आपका पिंटू ग्राउंड पे है, ये अभी कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, और ये ग्राउंड पे होके आपको देख रहा है, यहाँ पे आपको देख रहा है बस में, ये बस ऐसे जा रहा है, आप दोनों भी ऐसे ही जा रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों को लगेगा तो हम तो रेस्ट पे है ना बच्चों। अगर हम बस में हैं और मेरी कोई दोस्त बस में है, हम दोनों बातें कर रहे हैं, तो हम दोनों तो रुके हुए हैं, तभी तो आपस में बातें कर पा रहे हैं। अगर वो दौड़ने लगेगी और हम बैठे रहेंगे तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन पिंटू क्या बोलेगा, पिंटू बोलेगा कि भाई तुम दोनों चल रहे हो, तुम दोनों बस के साथ चल रहे हो, तुम दोनों मोशन में हो। लेकिन आप दोनों बोलेंगे बच्चों, आप दोनों बोलेंगे हम तो रेस्ट पे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, हम थोड़ी मोशन कर रहे हैं। साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ कि वो भी बैठी, मैं भी बैठा हूँ, दोनों तो रेस्ट पे ही हैं, चल थोड़ी रहे हैं। लेकिन पिंटू बोलेगा नहीं, तुम चल रहे हो, तुम चल रहे हो। तो अब बोलेंगे ये सही है कि ये सही है, तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई हम महिला मित्र के साथ है तो हम ही सही होंगे ना। दोस्त को हटाओ, दोस्त को बाहर में जाने दो, दोस्त सही नहीं होगा, मैं सही हूँ, ठीक है, ऐसा हम करेंगे। तो बच्चों आप दोनों ही सही हो, है ना। तो समझ में आ रहा है रेस्ट एंड मोशन कैसे हो रहा है। मोशन आप ये बोल रहा है कि मोशन में है, इसका भी बात भी सही है। ये दोनों बोल रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, ये भी बात सही है। तो रेस्ट और मोशन दोनों कैसे सही हो सकता है। ये बोल रहा है चल रहा है, ये बोल रहा है कि रुके हुए हैं, और दोनों की बात सही निकल रही है ना। क्या किया जाए ऐसे केस में। तो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए मैं और चीज़ें आपको बताता हूँ कि रेस्ट एंड मोशन एक ऐसा चीज़ है ना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का स्पेलिंग पता नहीं, मेरे को भी नहीं आ रहा, अरे यार, रेफरेंस मान लेते ये होगा बच्चों, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि हम किस जगह से देख रहे हैं और हम किस स्टेट में देख रहे हैं, है ना। हम किस जगह से देख रहे हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। हम ग्राउंड से देख रहे हैं बच्चों, ग्राउंड से मतलब ग्राउंड तो रुका हुआ है ना, ग्राउंड तो रुका हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारी महिला मित्र क्या है, एकदम बैठी हुई हैं, अच्छे से बैठी हुई हैं, और हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं। ये रेस्ट पे हैं तभी तो हम बातें कर पा रहे हैं। लेकिन पिंटू को लग रहा है कि दोनों चल रहे हैं, बस के साथ दोनों चल रहे हैं आगे की तरफ। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अलग दिख रहा है और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अलग दिख रहा है। समझ में आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाता है कि कौन ऑब्जेक्ट चल रहा है, कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ये ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अलग अलग है। ये ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना बच्चों। तो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दें। टर्म को समझिए, है ना, टर्म को समझिए बच्चों। और इसी के कारण रिलेटिव मोशन भी आता है इस चीज़ में, रिलेटिव मोशन आता है। रिलेटिव मोशन ये होता है कि आप अपना जो स्टेट होता है ना उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे हम रुके हुए हैं, हमारा वेलोसिटी 0 है बच्चों, हम रुके हुए हैं, हमारा वेलोसिटी 0 है। तो जो रियल में चीज़ें होगी वो हमें दिखेगी कि बस इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है ना। लेकिन अगर हम खुद ही दौड़ने लगे बच्चों, हम खुद ही इधर ऐसे करके दौड़ने लगे भी वेलोसिटी से, तो बस की स्पीड कुछ और अलग दिख जाएगी। तो वो हम आगे बताएंगे आपको, है ना, वो आगे हम आपको बताएंगे रिलेटिव मोशन का चक्कर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको समझना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टोटली डिपेंड करता है रेस्ट एंड मोशन, है ना। ये टर्मिनोलॉजी समझना है। हम डायरेक्टली किसी को रेस्ट और किसी को मोशन में नहीं बोल सकते हैं, है ना, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। ये तो बोल रहा है, ये बच्चा तो बोल रहा है कि हम बात कर रहे हैं और हम दोनों रेस्ट पे हैं, हम दोनों रेस्ट पे, लेकिन ये तो बोल रहा है पिंटू कि दोनों मोशन कर रहे हो, है ना। बातें अलग अलग हो गई क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, समझना है बच्चों, समझिए चीज़ों को, है ना। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, समझिए टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। आपको मैंने पीछे बताया टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, कुछ नहीं। मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में 1D मोशन हो गया, 1 डायमेंशन मोशन, एक हो जाएगा 2 डायमेंशन मोशन और एक हो जाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। ये सब क्या है, 1D 2D 3D डायमेंशन बच्चों, ये सब है क्या, आपको मैं बताता हूँ ये सब है क्या। ठीक है, तो 1 डायमेंशन मोशन मतलब समझिए, एग्जांपल से डायरेक्टली एग्जांपल पर आ जाइए। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट रोड हो, स्ट्रेट रोड हो बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं कि आप ऊपर से एक किसी चीज़ को, बॉल को छोड़ दिए, बॉल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, बॉल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, है ना, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या 2D मोशन में क्या हो गया, कहीं कर्व रोड पे क्या गाड़ी मुड़ता है ना, वो वाली कार मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड पे मान लेते हैं कार मूव कर रहा है। और क्या होता है एग्जांपल, और भी आप समझ सकते हैं कि 2D में क्या क्या हो रहा है ना बच्चों, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए और एग्जांपल हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3D में समझ लेते हैं। 3D में क्या है, 3D में मान लेते हैं कि एक इंसेक्ट उड़ रहा है, इंसेक्ट इज फ्लाइंग, और मान लेते हैं कि इंसेक्ट इज फ्लाइंग, और क्या मान लेते हैं, और मान लेते हैं बच्चों की काइट्स मतलब पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, काइट्स इज फ्लाइंग भी होता है। तो ये सब बच्चों जो फ्लाई कर रहा होगा ना, वो 3D में जैसे तैसे फ्लाई कर रहा होगा, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं कि स्ट्रेट रोड पे जो कार चलती है ना, वो 1D मोशन कर रही है क्योंकि सीधी चल रही है 1 डायमेंशन में। बॉल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, बिल्कुल सीधी जाकर गिरेगी नीचे। कुछ सेव को छोड़ दूँ, बॉल को छोड़ दूँ, तो सीधे जाके नीचे गिरते हैं क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, तो सीधा नीचे गिरेगा। हमें और कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लेना है, तब ऐसा होगा। 2D मोशन में आप समझ सकते हैं कि कार मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, जब कहीं पर कर्व आ जाती है, कार चलाते चलाते, है ना, चला रहे हैं, अब आगे जाकर टर्न लेना है तो टर्न ले रहे हैं, सीधा भी चल रहे हैं और उधर भी मुड़ रहे हैं, तो क्या हुआ बच्चों, वो 2D मोशन हो गया ना, इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, है ना, वैसे आप देखेंगे तो होगा। इंसेक्ट इज फ्लाइंग, इंसेक्ट फ्लाई करता है तो इधर जाता है इधर जिधर भी जा सकते हैं। काइट्स इज फ्लाइंग, काइट्स मतलब कि पतंग उड़ रहे हैं, तो पतंग देखते हैं बच्चों, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी इधर भी भागता है इधर, तो तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, तो हो गया 3D मोशन में, है ना बच्चों। ये बिल्कुल आसान है यार, आप समझ पा रहे होंगे, है ना, आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको पोजीशन लेना है, अगर 1D मोशन में आपको पोजीशन लेना है, तो मान लेते हैं कि x i कैप हो सकता है, या फिर y j कैप हो सकता है, या फिर z k कैप हो सकता है, कोई एक होगा बच्चों, कोई एक लेना है, या तो ये। क्योंकि बच्चों जब हम अगर ग्राफ बनाएंगे, मान लेते हैं हम आपको ग्राफ ऐसे करके बना के दे दिए, ऐसे करके अगर हम आपको ग्राफ दे दिए, तो ये आई कैप में हो जाता है, ये जे कैप में हो जाता है, ये के कैप में हो जाता है। तो क्या समझे यहाँ से आप कि या तो एक्स में बढ़ रहा होगा, या तो वाई में, या तो जेड में, क्योंकि 1D है, तीनों में एक साथ नहीं बढ़ रहा होगा, कोई एक में। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, या तो ये एक्स प्लस
वाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो सकता है, या फिर वाई जे कैप हो सकता है प्लस जेड के कैप हो सकता है। यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे हम ले सकते हैं बच्चों, है ना बच्चों। आप समझ रहे होंगे कि किस तरीक़ा से हम ले रहे हैं। यहाँ पे भी वही लेना है कि हमें आई कैप, जे कैप और के कैप, कुछ भी ले सकते हैं। दो टर्म लेना होगा, एक जे में, एक के में, या आई में, या जे में, आई या के में, जैसे भी ले रहे हैं आपको ले सकते हैं, इस तरीक़ा के ले सकते हैं आप लोग, है ना बच्चों। इस तरीका का इसमें क्या होगा, इसमें अगर पोजीशन वेक्टर लेना है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तीनों डायरेक्शन में लेना होगा, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर आएगा वो हमको लेना होगा ऑल डायरेक्शन में। जैसे ऑल डायरेक्शन में समझ रहे हैं, ऑल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये पॉइंट स्पेस में होगा बच्चों, स्पेस में होगा, समझ रहे हैं। ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, मान लेते हैं ऐसे, है ना, ऐसे है। तो बच्चों ये स्पेस में कहीं पे पॉइंट होता है, स्पेस में मान लेते हैं यहाँ पे स्पेस है एक्स वाई जेड, क्योंकि समझ रहे हैं ये कैसे लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है, एक्स में भी चला, वाई में भी चला, जेड में भी चला, तो कोई बीच में पॉइंट आ गया स्पेस में। अरे समझ में आई थिंक आ रहा हो। चलिए आगे चलते हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास, पॉइंट मास मतलब कि एकदम छोटा सा मास। पॉइंट मतलब एकदम ऐसे पॉइंट, है ना, एकदम पॉइंट, ये पॉइंट मास हो गया, है ना बच्चों, ऐसे एकदम पॉइंट मास। एक तो मास मान लेते हैं कि बड़ा सा ब्लॉक है, ये मास का ये ब्लॉक है बच्चों, ये तो ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसी का एकदम छोटा सा टुकड़ा ये ले लिए, पॉइंट मास, इसको बोलते हैं पॉइंट मास बच्चों, एकदम छोटा सा मास जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। हो सकता है बच्चों ये ब्लॉक हो तो इसका लेंथ हो कुछ, इसका ब्रेड्थ हो कुछ, है ना, कुछ चीज़ें ये सब होती है, लेकिन इसमें कोई लेंथ नहीं होता है, नो लेंथ नो ब्रेड्थ, कुछ चीज़ें ये सब नहीं होती है ना, तो उसको हम पॉइंट मास बोल देते हैं। और पॉइंट मास का क्या यूज होगा आगे हम बताएंगे आपको, जिसमें कोई हमको डायमेंशन नहीं कंसिडर करना होता है तो हम पॉइंट मास को लेते हैं वहाँ पे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बस यही इसका काम है। तो रेस्ट एंड मोशन जो हम आपको बताएं, कोई चीज़ रेस्ट में है, कोई चीज़ मोशन में है, तो इस पर बच्चों हमको सवाल भी तो करना होगा, सवाल भी तो करना होगा। रेस्ट एंड मोशन पे, सॉरी रेस्ट एंड मोशन पे तो हमने सवाल किया ही नहीं, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इसके साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको मैं बताना भूल गया, एक सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। हाँ देखिए बच्चों, ये जो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, ये चीज़ हमें देखना होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये तो छोड़िए, इस पर हम सवाल करेंगे, हमको देखना होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल आसानी से बच्चों मैं समझा दूंगा आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, काफ़ी आसान से ये टॉपिक है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डिस्टेंस जो होता है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है ए पॉइंट और ये पॉइंट बी है बच्चों, तो इससे हमको ए से बी जाना है, वही समझिए ना कि आपका घर से स्कूल जाना है, ये घर से स्कूल जाना है। तो एक होता है एक शॉर्टकट रास्ता जो आपको सिर्फ पता होता है एक होता है शॉर्टकट रास्ता जो आपके घर से डायरेक्ट स्कूल जाता है, वो आपको पता होगा है ना, वो आपको पता होगा। तो इस शॉर्टेस्ट जो है ना, शॉर्टेस्ट रास्ता जो है, जो आपको पता है बिल्कुल शॉर्टेस्ट मतलब सीधी रेखा, वो आपको पता है, वही आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपको इसके आगे और बताता हूँ, मतलब अभी तो मैं आपको कंसिडर। और एक रास्ता होता है ऐसे करके जाने वाला, और एक रास्ता होता है बिल्कुल ऐसे घूम के जाने वाला, है ना। ये सब रास्ता आपको पता होगा अगर आप स्कूल जाते हो, है ना। ये तीन रास्ता आपको दे दिए बच्चों, ये तीनों रास्ता तो आपको स्कूल ही ले जाते हैं, है ना। एक तीनों रास्ता आपको स्कूल ले जाते हैं, एक रास्ता ये है, एक ये है, ये सारा आपको स्कूल ही ले जा रहा है। बट ये एक रास्ता ऐसा है जो सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा रास्ता है बच्चों, इस सबसे छोटा रास्ता को ही हम बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है। बाकी बचे हुए डिस्टेंस है, बाकी जितने भी बचे हैं ना, रेस्ट ऑफ दिस ये डिस्टेंस है, ये बच्चों डिस्टेंस है ना। आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between any two points is the straight line shortest distance between any two point is the straight line which is displacement। बच्चों आई थिंक क्लियर होगा आपको, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बिल्कुल आसान है, और आपको मैं कुछ सवाल देता हूँ वो उससे आप कर लेंगे, यही चीज़ इसमें देखना था, है ना। मान लेते हैं आपको एक सवाल दिया गया, क्वेश्चन दिया गया बच्चों। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसे रास्ता है, एक ऐसे रास्ता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बच्चों सवाल करना है ना, अब सवाल करना है, यहीं से सवाल आपका आना स्टार्ट हो गया है। ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे जा रहा हूँ और बी पे पहुँच जा रहा हूँ। ये मान लेते हैं कि मैंने इधर चला 6 मीटर और इधर मैंने चला 8 मीटर, है ना, ये वो पॉइंट है। तो आपको बताना है कि ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए बच्चों ए से बी का। तो मैंने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन बिटवीन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली ज्वाइन करना। ए से बी पूछा, डायरेक्ट ए से बी पूछा, ए से बी मिला दो बच्चों बिना सोचे, ए से बी मिला दो बच्चों बिना सोचे समझे। तो ए से बी हमने क्या किया, ऐसे करके मिला दिया, सीधी लाइन मिला दिया ए से बी। तो ए से बी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ऐसा बन गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इसीलिए। तो रूट ओवर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर 10 मीटर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, सिंपल। और हमको अब डिस्टेंस बताना है, ये तो 10 मीटर आ गया, अब हमको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना। तो डिस्टेंस जो ऐसे चल रहा है, डिस्टेंस मतलब जैसे जैसे चल रहा है उसको जोड़ दीजिए। ए से हो गया 6 और इधर गया 8, मतलब टोटली कितना हो गया, 6 + 8, तो टोटली 14 मीटर का इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डिस्टेंस 14 मीटर, सिंपल। आई थिंक क्लियर होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है बच्चों। आगे और एक सवाल देखिए आप लोग, मान लेते हैं एक सवाल आपको दिया गया यहाँ पे कि एक ऐसा गोल है, एक सेकंड, गोल में ऐसे क्यों बना रहा हूँ, एक ऐसा गोल है बच्चों, और इसमें मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे सेंटर का पॉइंट है, और एक जो पार्टिकल है, देखिए पार्टिकल की बात हो रही है ना, छोटी सी जो डायमेंशनलेस होता है, यहाँ पे है ए पॉइंट और यहाँ पे है बी पॉइंट, ठीक है बच्चों, ऐसा समझिए। तो ए से बी जाने में, फिर से ए से बी जाने में डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमने बताया डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही बात करना है, ए बी को डायरेक्टली जोड़ना है ना बच्चों, ए बी को डायरेक्टली जोड़ना है, ठीक है। ए बी को हमने क्या किया, डायरेक्टली जोड़ दिया। तो ए बी को डायरेक्टली जोड़ा तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बच्चों आर है इसका रेडियस, है ना, रेडियस बच्चों क्या है, आर है। तो फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा r√2, ठीक है, r√2 मीटर आ गया हमारा। आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन ए से बी हम जा रहे हैं, तो ए से बी कैसे जा रहे हैं, ए से बी यहाँ से ऐसे जैसे चल रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं। हमारा जाने का रास्ता क्या है, हमारा जाने का एक्चुअली रास्ता ये है, हम जा कैसे रहे हैं, ऐसे करके ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें अब डिस्टेंस बताना है, ए से बी क्या होगा, ए से बी डिस्टेंस क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट तो हमने बता दिया, ए से बी क्या होगा, r√2। बट अगर हमें अब बताना हो कि डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, तो वो कैसे बताएंगे, देखिए अगर मैं ऐसे ऐसे इसको और बताऊं आपको ये कैसे जुड़ा होता है। अगर मैं सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये π/2 होता है और सब जगह एंगल π/2 होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये पूरा इसका ब्रीथ जो होता है ना सर्कल, उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, टोटली सरकमफ्रेंस क्या होता है ये आपको पता होगा, वो होता है बच्चों 2πr, टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2πr, है ना बच्चों, 2πr, टोटली 2πr होता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, एक भाग लेना है, इस सब को मिलाते हैं तो 2πr, 1 2 3 4, तो हमें एक भाग लेना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 1 पार्ट ऑफ सर्कल,
वन पार्ट ऑफ सर्कल मतलब कि एक पार्ट सिर्फ लेना है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। ठीक है, तो हमारा ये आ गया सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यही दूरी होती है बच्चों, है ना, ये दूरी ही होती है, ये गोल दूरी को ही सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो ये टोटली यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ए से ए तक, ये हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन ये 4 पार्ट्स को मिला के बनता है, 1 2 3 4, एक पार्ट का क्या होगा 4 से डिवाइड दे दो, सिंपल, तो पाई आर बाई 2। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया पाई आर बाई 2। कितना आसान है, ऐसे करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चों आसानी से। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक है, एक और तरीका आपको बताता हूँ कैसे किसी चीज़ को हम बता सकते हैं। देखिए, एक और तरीका से आप बता सकते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, वो तो हमें 90 डिग्री पे दिया, तो हम वैसे करके निकाल दिए पाइथागोरस लगा के। अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए, इस सर्कल नहीं अंडा बन गया, अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए और जिसमें हमें पता है कि ऐसे कर दिया, देखिए बच्चों, ठीक है, ऐसे करके सर्कल दे दिया। एक सेकंड, ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं बच्चों। एक सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और एक आपको ऐसे दे दिया है, रेडियस एक ऐसे दे दिया है। इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों क्या है, थीटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एंगल थीटा अब 90 डिग्री नहीं है बच्चों। अब आपको बताना है, अब आप सोचिए बच्चों कि अब कैसे करें ए और बी के बीच का दूरी को कैसे लें, है ना। ये ए है और ये बी है, ए बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए बी का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सोचना है तो कैसे सोचेंगे आप, ये आर है, ये भी आर है, दोनों आर है। तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आसानी से दिया गया है बच्चों, तो आपको ये करना होगा। कैसे करेंगे आप बताइए मेरे को। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये सेंटर से लिया और हमें ए से बी जा रहे हैं, हम ए से बी जा रहे हैं। हमारा रास्ता जाने का क्या है, हमारा रास्ता जाने का ये है बच्चों, ये है रास्ता जाने का। और ये जो छोटी वाली दूरी है, ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ए भी डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लेंगे चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे वेक्टर का कमाल देखिए, वेक्टर, ये ट्रायंगल को ऐसे करके बाहर निकाल लीजिए बच्चों, है ना, सी ए बी। तो एक मान लेते हैं आर वेक्टर ऐसा हो गया, ये आर वेक्टर ऐसा हो गया। ठीक है, और ये ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी मान लेते हैं ऐसा हो गया, ए से बी मान लेते हैं ऐसा हो गया, ए से बी, ये ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा आपको, है ना। अगर आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आपसे सवाल हो पाएगा बच्चों। जैसे कि मैंने किया कुछ नहीं है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, इसको मैंने उठा के यहाँ पे ला दिया। ठीक है, इसको लाने के बाद ये जो ऐसे बन रहा है, तो ये आर वेक्टर मैंने सी से ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो वेक्टर ऐसे ले लिया, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वो है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, है ना। ये ऊपर वाली जा रहे हैं, ये तो ठीक है डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऊपर वाली डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मिला रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए बी वेक्टर ये होगा बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको उठाया, ये ऐसे था तो ऐसे कर दिया, ये ऐसे था, ये भी ऐसे वेक्टर आ गया, और ए बी जो वेक्टर है ऐसे आ गया। तो अब हमें यहाँ पे बस रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है। मैंने आपको वेक्टर में बताया था बच्चों, वेक्टर में क्या बताया था मैंने कि देखिए, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे जो सेम साइड में जाते रहते हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम वे में, जैसे एक वे में ऐसे जा रहा है, एक सेम वे में ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वाली उल्टा जा रहा है, तो जो उल्टा जाता है वही रिजल्टेंट हो जाता है ना बच्चों। तो उल्टा क्या जा रहा है, आर वेक्टर जा रहा है इक्वल टू जो सेम डायरेक्शन में आर वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। समझिए बच्चों, समझिए, यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था, तो ये दोनों को जोड़ दिए, आर वेक्टर ए बी वेक्टर जोड़ दिए, और इक्वल टू क्या आएगा, जो उल्टा डायरेक्शन में है आर वेक्टर, उल्टा डायरेक्शन में ये था, तो बोलेंगे आर आर सेम हो गया। तो सेम है तो आगे देखेंगे आगे क्या आएगा। तो हमें निकालना क्या है, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब बोलेंगे आर वेक्टर आ गया, तो ये दोनों तो कैंसिल, तो ए बी का वैल्यू जीरो। जीरो कैसे आएगा, आप ही सोचो ना बच्चों, ये जीरो कैसे आएगा। दिख तो रहा है कि ये लेंथ है कुछ, जीरो नहीं आएगा। और आपने अगर ये सोचा तो बहुत बड़ी गलती की आपने, क्योंकि मैं वेक्टर बताते टाइम बताया था आपको कि वेक्टर को डायरेक्टली हम नहीं घटा सकते हैं ऐसे, इनके बीच का कुछ एंगल भी होता है ना।
इनके बीच का कुछ एंगल भी होता है। अगर ये वेक्टर आपको ऐसे दिया हो तो फिर आप घटा सकते थे। मान लेते हैं ये वेक्टर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये कुछ ऐसे दिया हो 5i कैप माइनस 4j कैप, ऐसे दिया हो तो ये अलग अलग ठीक है, हम इसको घटा देंगे। अगर ये सेम भी है ना तो इसका हमें पहले डायरेक्शन देखना होगा। ये आर वेक्टर मान लेते हैं ये सेम लेंथ का आर वेक्टर ये है और ये आर वेक्टर ऐसे है, तो ये ठीक है हम घटा दिए। ये मान लेते हैं आर वेक्टर ऐसे है और ये आर वेक्टर ऐसे है, तो बच्चों ये आर वेक्टर सेम है, सेम मैग्नीट्यूड का है, बट इसका डायरेक्शन अलग अलग है, ये थीटा है। तो मैंने आपको उस टाइम बताते टाइम बताया था बच्चों, ये थीटा पे डिपेंड करता है ना इसका क्या आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बच्चों थीटा मतलब डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा ना, वेक्टर ले रहे हैं तो डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे घटा देंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है बच्चों। वेक्टर में आपको डायरेक्शन देखना होगा कि डायरेक्शन क्या है, ये कुछ और आ जाएगा देखिएगा। तो दो वेक्टर का अगर हम माइनस करते हैं तो बच्चों कैसे करते हैं, रूट ओवर लेते हैं, हमेशा याद रखिए ऐसा करना है, ठीक है, आपसे गलती नहीं करना है। तो ये पहला वेक्टर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab मतलब कि आर इंटू आर कॉस ऑफ थीटा, जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो वेक्टर में ऐसे लिया जाता है रिजल्टेंट, आ रहा होगा समझ में। तो रूट ओवर 2r² हो जाएगा माइनस 2r², कैसे आया, क्योंकि बच्चों ये r² 2r² और 2 इंटू आर 2r² और कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस ऑफ थीटा मैंने लिख दिया, सिंपल। तो 2r² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना, आना चाहिए। ये 2r² दोनों था तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस इधर क्या बचा कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का एक फार्मूला मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री को याद कीजिए। देख रहे हैं बेसिक मैथ्स कितना यूज हो रहा है, बेसिक मैथ्स यूज होता ही रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये होता है। तो इसी को अगर आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा बच्चों, इसीलिए बोलता हूँ ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ना होगा। नहीं पढ़े तो बच्चों पीछे देख लीजिए, बहुत आसान से मैं बताया हूँ, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मैं यहाँ इतना लिख के बता रहा हूँ, मेरे को बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ कुछ रिलेट कर पाएँ, नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आया 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा होता है तो थीटा हो जाता है, यहाँ पे थीटा होगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 4 हो जाएगा, मतलब ये आधा हो जाता है, ये आधा होता है, इसका आधा होता है ये। तो यहाँ थीटा है तो आंसर में क्या आएगा थीटा बाई 2 लगा देंगे, सिंपल, आधा कर देते हैं, तो आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2r² इंटू आधा कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आ रहा है समझ में। तो क्या है इसको बाहर निकालिए, 2 का एक 2 बाहर निकलेगा, आर का एक आर बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2। तो हमें पता चल गया कि ए बी वेक्टर जो आ रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है 2r साइन थीटा बाई 2। मतलब कि मेरा जो ए बी वेक्टर आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 2r साइन थीटा बाई 2। ये याद रखिएगा, ये बहुत जगह पे यूज होगा आगे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना 2 पॉइंट के बीच में तो डायरेक्ट ही फार्मूला का यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री है फिर भी बन जाएगा ये, चलिए दिखाता हूँ आपको 90 डिग्री में। यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री जो बन रहा था, हमारा फार्मूला क्या आया ए बी वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 2r साइन थीटा बाई 2। देखिए 2r साइन 90 था ना 90 डिग्री, तो साइन 90 थीटा बाई 2 था ना 90, तो 90 बाई 2 का कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 2r इंटू साइन 45 1 बाई रूट 2, ये रूट 2 बार में कट जाएगा, तो r रूट 2 आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया, जल्दी से आ गया ना, फार्मूला का डायरेक्ट किया हमने, यहाँ पे पाइथागोरस लगाया ही नहीं, पाइथागोरस लगाया नहीं। देखिए यहाँ पे r रूट 2 आ गया था, डायरेक्टली इससे भी आ गया, फार्मूला से भी। सिंपल है बच्चों, समझ रहे हैं आप, इतना आसान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2r साइन थीटा बाई 2 आता है ए बी का डिस्टेंस। अब ये ठीक है, लेकिन हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है, डिस्टेंस ए बी निकालना है। ए बी डिस्टेंस कितना होगा, वो तो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस ए बी क्या होगा, वो होगा इसका सर्कमफ्रेंस, इतना दूर का ये सर्कमफ्रेंस बच्चों है ना। तो सर्कमफ्रेंस ये कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस। तो इसका एक फार्मूला होता है डिस्टेंस ए बी का, अगर सर्कल में हो तो इसका फार्मूला होता है आर ऑफ थीटा,
थीटा किस में रखना है बच्चों, रेडियन में रखना है, रेडियन में रखना है, रेडियन में, ठीक है। हमने बताया था ना आपको, पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। मैंने बताया था पीछे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, आई थिंक आप पीछे देखे होंगे। तो पाई में 180 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री में, ऐसे समझिए ना, छोड़िए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मैंने पीछे बताया था 180 डिग्री होता है तो उसको पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री है ना, यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो पाई बाई 180 इंटू थीटा रेडियन हो जाएगा इतना, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे वही आर ऑफ थीटा रखना है, तो आर रेडियस और थीटा का वैल्यू रख दीजिए, रेडियन में रखना है बच्चों, तो रेडियन में ऐसे रखेंगे, पाई बाई 180 इंटू थीटा, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस है बच्चों, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस ये सब मैं बता रहा हूँ, इधर डिस्प्लेसमेंट था, ये सब डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों, है ना। वेक्टर का यूज देख रहे हैं कैसे हो जाता है डिस्प्लेसमेंट निकालने में, ओके। आई थिंक क्लियर होगा आपको बच्चों, आसानी तरीका से मैंने बताया आपको। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर थीटा होता है डिस्टेंस बच्चों। आर थीटा कैसे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ए बी डिस्टेंस निकालना था, ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर थीटा कर दीजिए, आर थीटा क्या करेंगे, आर ऑफ थीटा, तो आर क्या होता है रेडियस, थीटा क्या हो गया पाई बाई 2, रेडियन में रखना है, तो रेडियन में पाई बाई 2 डायरेक्ट लिखा हुआ है, 90 रहता तब चेंज करते हैं, पाई बाई 2 डायरेक्ट दिया है, तो आर इंटू पाई बाई 2, तो ए बी डिस्टेंस पाई बाई 2 आर हो गया, देखिए पाई बाई 2 आर ऐसे भी आया था, है ना। ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों कि सरकमफ्रेंस निकालना हो तो आर ऑफ थीटा करते हैं, है ना। तभी तो अब नहीं देखे, सरकमफ्रेंस टोटल सर्कल का कितना आता है, 2 पाई आर आता है, कैसे आता है, आर थीटा करने से, आर इंटू थीटा कितना होता है टोटली अगर मैं देखूँ टोटली यहाँ से यहाँ तक तो 2 पाई होता है, तभी तो बच्चों हमारा जो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर आता है, अरे समझ में ऐसे होता है, आर थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सरकमफ्रेंस मिल जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आसान है यार, अगर आप समझे तो आसान है, ठीक है। आगे मिलते हैं और सवाल करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।